दोस्तों, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। सुबह के 7 बजे हैं। अलार्म की आवाज के साथ आपकी नींद खुलती है। नींद में ही आप हाथ बढ़ाकर फोन उठाते हैं। शायद कोई नोटिफिकेशन आया होगा, शायद इंस्टाग्राम पर कोई नया रील, यूट्यूब पर कोई नया वीडियो या फेसबुक पर दोस्तों की पोस्ट। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन खोलते हैं, कुछ नहीं। ना इंस्टाग्राम खुल रहा है, ना यूट्यूब, ना फेसबुक। आप बार बार वाईफाई और डेटा चेक करते हैं। सोचते हैं शायद इंटरनेट में दिक्कत होगी, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। और फिर कुछ ही मिनटों में न्यूज़ चैनल, वेबसाइट्स और मैसेजिंग ग्रुप्स पर एक ऐसी खबर फैलती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। और यकीन मानिए, अगर ये सच में हो जाए तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आखिर ये चौंकाने वाली स्थिति क्यों आई? इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, यही हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप सोच सकते हैं उस पल में देश के करोड़ों लोगों पर क्या बीतेगी? रील बनाने वाले क्रिएटर्स का काम रुक जाएगा, लाखों छोटे बड़े ऑनलाइन बिजनेस ठप हो जाएंगे, छात्र जिनके कोर्स ऑनलाइन हैं उनकी पढ़ाई अटक जाएगी, और जो लोग मनोरंजन के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं उनके पास एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर भारत के उच्चतम स्तर पर गंभीर चर्चा हो चुकी है। और यह कोई छोटी सी चर्चा नहीं थी, बल्कि एक डिजिटल रणनीतिक वॉर की तैयारी थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। एक इंटरव्यू में गुस्से में उन्होंने कहा, हम अब भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को अपनी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं देंगे। कारण? ट्रंप का आरोप था कि भारत उनकी नौकरियां छीन रहा है, अमेरिका से पैसा कमा रहा है और उनकी टेक कंपनियों पर कब्जा जमा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में भारतीय मूल के हजारों लोग काम करते हैं और उनमें से कई ऊंचे पदों पर हैं। ट्रंप का कहना था, हमारे ही लोगों के लिए बनी नौकरियां अब भारत और दूसरे देशों के लोग ले रहे हैं और यह बंद होना चाहिए। पहले के भारत में शायद इस तरह की बात पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सधा हुआ बयान आता और मामला वहीं ठंडा हो जाता। लेकिन 2020 के बाद का भारत अब पहले जैसा नहीं है। पहले के भारत में नीति अक्सर टकराव से बचो वाली होती थी। अगर कोई देश हमारे खिलाफ कोई कदम उठाता तो हम या तो चुप रह जाते या बहुत हल्का विरोध दर्ज कराते। कारण साफ था, हमें लगता था कि बड़े देश, खासकर अमेरिका के साथ पंगा लेने से हमें नुकसान होगा। लेकिन अब का भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं रहा। अब हम ऐसे कदम उठाते हैं कि सामने वाला सोचे, ये हुआ क्या? ट्रंप की टिप्पणी के बाद भारत ने जो पहला ठोस कदम उठाया वह था डिजिटल टैक्स का दोबारा सक्रिय होना। असल में भारत ने यह टैक्स 2020 में ही लागू कर दिया था, लेकिन इसे और तेज करने की तैयारी पहले से थी। ट्रंप के बयान ने बस उसे ट्रिगर कर दिया। डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी, यह वही टैक्स है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में डिजिटल माध्यम से पैसा कमाती है तो उसे भारत को टैक्स देना होगा। पहले विदेशी कंपनियां बहाना बना देती थीं कि उनका भारत में कोई दफ्तर नहीं, इसलिए टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, कमाई भारत से हो रही है तो टैक्स भी भारत में देना पड़ेगा। इसमें 2 मुख्य दरें हैं। 6% टैक्स उन कंपनियों पर जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती हैं और 2% टैक्स उन ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचते हैं। जब यह टैक्स लागू हुआ तो अमेरिका ने वीटीओ में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि यह टैक्स अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करता है और भेदभावपूर्ण है। लेकिन भारत ने साफ कहा, यह टैक्स किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि हर उस विदेशी कंपनी के लिए है जो भारत में डिजिटल बिजनेस करती है। वीटीओ ने भी भारत की बात मान ली और अमेरिका वहां भी हार गया। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी नीति को वैध ठहरवा लिया। वीटीओ में हारने के बाद ट्रंप के पास विकल्प था,
या तो वह चुप हो जाए या कोई नया दबाव बनाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और भारतीयों की नौकरियों पर हमला बोला। लेकिन इस बार भारत ने चुप रहने के बजाय सीधे आर्थिक वॉर की तैयारी कर ली। भारत ने इशारा दे दिया कि वह 2% टैक्स को बढ़ाकर 4% और 6% को 8% तक कर सकता है। जरा सोचिए, गूगल भारत से हर साल लगभग 4,000 करोड़ कमाता है, अमेज़न लगभग 35,000 करोड़, एप्पल 1,000 करोड़ से ज्यादा और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम करीब 150 करोड़। अगर टैक्स 2 गुना हो जाए तो अरबों का घाटा होगा और यह सीधा झटका होगा अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को। इस पूरी कार्रवाई से एक बात दुनिया के सामने साफ हो गई, भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। पहले यह ताकत सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन अब भारत भी उसी भाषा में बात कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के गलियारों में चर्चा होने लगी, भारत कब इतना रणनीतिक हो गया। टेक कंपनियों के लॉबी ग्रुप्स भी वॉशिंगटन में सक्रिय हो गए ताकि भारत को मनाया जा सके। लेकिन भारत के रणनीतिकार यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, हम हमेशा अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर क्यों निर्भर रहें? क्यों ना हम खुद का राष्ट्रीय डिजिटल इकोसिस्टम बनाएं? इसका मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का भारतीय संस्करण जो पूरी तरह भारतीय कानूनों के तहत चले, भारतीय सर्वरों पर हो और जिसे कोई बाहरी ताकत बंद न कर सके। भारत ने तय कर लिया था कि वह सिर्फ टैक्स बढ़ाकर ही दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि एक लंबी अवधि का प्लान भी तैयार करेगा जिससे देश की डिजिटल सुरक्षा और स्वावलंबन दोनों मजबूत हों। मंत्रियों और टॉप टेक सलाहकारों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें साफ कहा गया, हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जो किसी विदेशी सरकार की मर्जी पर न चले। इसके लिए 2 रास्ते थे, या तो हम पहले से मौजूद भारतीय स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करवाएं या खुद सरकारी स्तर पर प्लेटफॉर्म्स बनाकर लॉन्च करें। योजना यह बनी कि दोनों रास्ते साथ साथ चलेंगे। प्राइवेट कंपनियों को सरकार हर तरह की तकनीकी और वित्तीय मदद देगी ताकि वे भारतीय यूट्यूब, भारतीय इंस्टाग्राम और भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। साथ ही सरकारी टेक एजेंसियां बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी, डेटा सेंटर, क्लाउड नेटवर्क और सिक्योर सर्वर सिस्टम, ताकि डेटा भारत के अंदर ही रहे। क्योंकि एक बात सबको समझ आ गई थी, अगर कल को अमेरिका या कोई भी देश अपने प्लेटफॉर्म्स बंद कर दे तो भारत के करोड़ों लोग एकदम से डिजिटल अंधेरे में चले जाएंगे। यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं थी, बल्कि बिजनेस, शिक्षा, हेल्थ और गवर्नेंस सब रुक सकते थे। यही कारण था कि इस प्लान को सिर्फ सोशल मीडिया का विकल्प नहीं, बल्कि डिजिटल आत्मनिर्भरता मिशन नाम दिया गया। पहला कदम था धीरे धीरे विदेशी प्लेटफॉर्म्स को नियमों के घेरे में लाना। भारत ने कहा, सभी विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को देश में अपने डेटा सेंटर बनाने होंगे, भारतीय कानूनों के अनुसार कंटेंट मॉडरेशन करना होगा और जरूरत पड़ने पर डेटा सरकार को उपलब्ध कराना होगा। कई कंपनियों ने अनिच्छा जताई, लेकिन भारत का बाजार इतना बड़ा था कि वे पूरी तरह मना भी नहीं कर सकती थीं। दूसरा कदम था टैक्स नीति को और कड़ा बनाना। सरकार ने संकेत दिया कि अगर किसी विदेशी प्लेटफॉर्म ने नियमों का पालन नहीं किया तो उस पर अतिरिक्त डिजिटल शुल्क लगाया जाएगा और उसका विज्ञापन कारोबार सीमित किया जा सकता है। यह सीधा आर्थिक दबाव था जिससे कंपनियों को भारत की शर्तें माननी ही पड़े। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स का लॉन्च। एक भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप को सरकारी सहयोग के साथ अपडेट किया गया जिससे वह इंस्टाग्राम रील्स का विकल्प बन सके। एक भारतीय वीडियो स्ट्रीमिंग साइट को यूट्यूब के विकल्प के रूप में पेश किया गया जिसमें मोनेटाइजेशन सिस्टम भी भारतीय क्रिएटर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। और ई-कॉमर्स में भी भारत ने कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स को सरकारी गारंटी और निवेश दिया ताकि वे अमेज़न और ईबे के मुकाबले खड़े हो सकें। इस पूरी तैयारी के दौरान भारत ने एक बात साफ रखी, अचानक से किसी प्लेटफॉर्म को बैन नहीं किया जाएगा क्योंकि करोड़ों लोग उस पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे जैसे भारतीय विकल्प मजबूत होंगे वैसे वैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी निर्भरता घटेगी
और फिर जरूरत पड़ने पर हम उनके बिना भी चल सकेंगे। अमेरिका में यह खबर फैलते ही वहां की टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई। बड़े निवेशक सोचने लगे कि अगर भारत अपना इकोसिस्टम खड़ा कर लेता है तो अमेरिकी कंपनियों की कमाई अरबों डॉलर घट सकती है। वॉशिंगटन में लॉबिंग शुरू हो गई कि किसी तरह भारत साथ समझौता किया जाए ताकि वे अपना मार्केट न खोएं। लेकिन भारत का रुख अब साफ था, दोस्ती वहीं तक जहां तक हमारे हित सुरक्षित रहें। कुछ महीनों बाद भारत ने एक डेमो दिखाया, भारतीय क्लाउड सर्वर्स, अपने एआई एल्गोरिदम और पूरी तरह देशी कोडिंग पर चलने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क। यह एक संदेश था दुनिया को कि हम तैयार हैं। अब अगर कोई हमें डिजिटल रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम न सिर्फ उसका मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उसके मार्केट पर कब्जा भी कर सकते हैं। और यहीं से भारत की पहचान सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता देश की नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर की बनने लगी। एक ऐसा देश जो अपने डेटा, अपने प्लेटफॉर्म्स और अपने लोगों की डिजिटल आजादी को सबसे ऊपर रखता है। दुनिया ने महसूस किया कि यह नया भारत है जो न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि जीत भी सकता है, और वह भी उसी मैदान में जिसमें पहले सिर्फ बड़े देश खेलते थे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टैक्स, डिजिटल युद्ध या अमेरिका से टकराव की नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जिसने सालों तक दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चला लेकिन अब खुद अपना रास्ता बनाने लगा है। वो भारत जो पहले सोचता था कि अगर हम टकराएंगे तो हमें नुकसान होगा, अब कहता है अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। आज जब हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, रील देखते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो शायद हमें लगता है कि ये बस टेक्नोलॉजी है, लेकिन सच ये है कि ये टेक्नोलॉजी ही हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी ताकत तय करती है। और जो देश इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है वही भविष्य को कंट्रोल करता है। शायद आने वाले वक्त में जब दुनिया डिजिटल पावर की बात करेगी तो वो सिर्फ अमेरिका, चीन या यूरोप का नाम नहीं लेगी बल्कि गर्व से कहेगी भारत। और तब हम में से हर कोई अपने दिल में कह पाएगा, हाँ, ये वही देश है जिसने किसी के प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय अपना आसमान बनाया और उसमें उड़ना सीखा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अपना खुद का डिजिटल इकोसिस्टम तुरंत लॉन्च कर देना चाहिए ताकि हमें किसी बाहरी ताकत के आगे झुकना न पड़े? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।